कोई बेहतरी आई होती तो फिर भी कोई बात थी। अब तो हम नहीं, तो पाकिस्तान के अवाम तो वैसे ही चीख रहे हैं। निचले लेवल पे करप्शन इस कदर बढ़ गई है, आज पाकिस्तान में हर आदमी उसका शिकार है और उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पहले नहीं थी, लेकिन इनको तो आलमी इदारे सनद दे रहे कि इनके दौर में इतनी ज्यादा करप्शन बढ़ी है। और आज इन इदारों को गालियां देने वाले ये जरूर सोचे कि कल इन्हीं इदारों के ऊपर खड़े होके, इनकी रिपोर्टों के ऊपर खड़े होके वो माजी की हुकूमतों को मुंह पे इल्जाम ठहराते थे। हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बेस नहीं बना रहे, हम उसको बेस नहीं समझते। बेस तो पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी है, आम आदमी है। आप उससे पूछ के देखिए कि उसके क्या हालात। आप बाजार में निकलिए, महंगाई का पूछ के देख लीजिए। आप लोगों को थाने कचहरी में जाके पूछ लीजिए उनके साथ क्या हो रहा है। आप जाके एलडीए के दफातर में पूछ लीजिए, आप सरकारी दफातर में आए हुए साली से पूछे और क्या सूरत है। आज इनको आलमी इदारे भी इस बात की जरूरत दे रहे हैं और फिर ये उनका वही रोल है कि ये तो जी माजी में हुआ, माजी की हुकूमतों का रोल था। और एक हैरान कौन बात है, और मैं समझता हूं ये आईने पाकिस्तान से इंहिराफ है। वजीर आजम पाकिस्तान रहते पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान में कर रहे हैं। ख्वाब कभी उनको ईरान के आते हैं, कभी उनको सऊदी बादशाह के ख्वाब नजर आते हैं, कभी वो चाइनीज मॉडल को बहुत पसंद करते हैं। वो सारे मॉडल जो जमहूरी नहीं है, जो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक मुनासिब नहीं है, उन सारे मॉडल को वो मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उनका मॉडल जमहूरियत नहीं है। और कल फरमाते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है, यहाँ 5 साल बाद इंतखाब हो जाते हैं। चाइना में तो 20 साल तक पॉलिसियां चलती हैं। इसका मतलब है ऐसे रोके लाड़ने को 20 साल चाहिए, तब जाके पाकिस्तान के हालात दुरुस्त होंगे। ये जो इनको बैठे हुए बाबू समझाते हैं ना, और ये टुर बोलते चले जाते हैं सारे, ये बाबू हमें भी समझाते थे कि आज सब पॉलिसीज लीजिए, कल डाउन द लाइन 5 साल बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी टर्न अराउंड होगी, हमारे भी इशारिये बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान में रोजगार बेहतर होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम क्योंकि आवाम के नुमाइंदे थे और हैं, इसलिए हम उस वक्त भी कहते थे कि भाई आज आम आदमी के बच्चों को भूख है, उसके घर में आज वाक़े हैं, उसके घर में आज बीमारी है, वो आज उसके बच्चे डिग्रियां लेके बेरोजगार हैं, तो 5 साल के बाद की बातें सुनाते हो। 5 साल तक वो कैसे गुजारा करेगा? उसके पास तो कल तक गुजारा करने की चीज है। लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं क्या करूँ, लोग मरते हैं भूख से, तो मैं क्या करूँ। ये हुक्मरानी नहीं है, ये कुछ और। और हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारे एक कमीशन तश्कील दिया गया है ब्रॉडशीट के इशू के ऊपर, पर ये भी एक बड़ा तमाशा है। मैं सारी कौम के सामने आज ये बात जरूर रखना चाहता हूँ, उसको जरा गौर कीजिए। ब्रॉडशीट में कमीशन बना है, उस कमीशन पे एतराज होते हैं। हमारे बारे में तो ये है कि हमारे दौर में तो जो मियां साहब के दौर में एहतसाब ब्यूरो था, उसके भी वो प्रोसिक्यूटर थे, और जो मुशर्रफ के दौर में नैब था, उसके भी वो प्रोसिक्यूटर थे। तो हमारा तो 2 दफा एहतसाब कर चुके हैं, हम आइंदा भी तैयार होंगे। लेकिन ये असूल है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस जाता है ना, तो वहां एक जज नहीं बैठते, वहां 2 या 2 से ज्यादा जज साहबान तशरीफ रखते हैं, ताकि किसी एक फर्द से गलती का अमकान है। इस केस को हुकूमत ने खास रंग दिया है, एक खास डिजाइन दिया। एक फर्द के ऊपर एतराज उठा कि वो मियां नवाज शरीफ के केस में जज थे, वो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, वो शौकत खानम के बोर्ड के डायरेक्टर हैं। इस तरह उनके ऊपर बहुत सारी चीजें रिलेट कर दी गई, उन पर अदम एतमाद कर दिया गया। तो आज हुकूमत तो अपना काम निकालना चाहेगी। हमें तवक्को है कि अजमत सईद साहब इस मामले से, इस केस से खुद अलग हो जाएंगे, वरना उनको लोग नहीं मानेंगे। और ये हुकूमत कोई इससे सीरियस काम नहीं लेना चाहती। जरा गौर कीजिए कि ब्रॉडशीट के TOR जो बनाए गए, वो क्या,
इसमें आपने जो जो डालना है डालें। सरे का केस डालना है तो वो पहले भी हम भुगत चुके, आइंदा भी भुगतेंगे, डालो। अगर आपने उसने पनामा में डालना है डालो, जो जो केस उसको डालने हैं डालो। लेकिन काम क्या करते हैं? तरीका यह है कि किसी एक केस के अंदर जब ये फंस जाते हैं, क्योंकि अपने लोग फंस जाते हैं, तो फिर उसको इतना फैला देते हैं कि वो किसी तरफ ना लग सके। वो पानी को इतना कहते ना गदाड़ पा दो, इतना गदला कर दो कि उसमें से कुछ नजर ना आए। आपको याद होगा चीनी का स्कैंडल क्या हुआ? चीनी के निरख 50 से 70 रुपए हुए। तो कमीशन बना के ये फैसला किया जाए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारा आर्टिफिशियल बूम करके और इससे बेनिफिट कमाया। उनके किरदार का तयन किया जाए और उनको पकड़ा जाए। जो पहली रिपोर्ट आई उसमें सारे वादे हो गए कि कौन कौन लोग हैं। अब जब वो अपने गिरफ्त बैठे हुए लोग पकड़े जाने लगे, एक्सपोज हुए, तो फिर कहा नहीं इस पर कमीशन बनाते हैं और कमीशन बना के इसको 1970 तक ले जाते हैं, ये 50 तक ले जाते हैं, या हम 1980 तक ले जाते हैं और वहां से पता करेंगे किस किस ने क्या किया, किस तरह पॉलिसियां बनी, किस तरह क्या हुआ, ताकि ये इतना बड़ा चक्कर हो जाए कि किसी तरह कंक्लूड ना हो। और यही सूरत आपके सामने आज तक उन किरदारों के खिलाफ कोई सूरत नहीं। सारी कौम को पता है, इनको पता। इसी तरह शुगर स्कैंडल का हुआ, इसी तरह तेल के स्कैंडल का हुआ। तेल के स्कैंडल में भी यही किया। और अब फिर ये ब्रॉडशीट का इशू आया। इसमें जब ये सवाल उठा, एफबीआर ने नैब को नोटिस दे दिया कि आपने इसका जो एडवांस टैक्स काटना था होल्डिंग, वो टैक्स डिडक्ट किए बगैर अपने पैसे अदा किए हैं। इतनी जल्दी क्या थी, क्यों? और ये कि इसके अंदर जो साबका इसके चेयरमैन साहबान है उनके नाम आते हैं। इनके मौजूदा दौर में आखिर को इतनी क्या है इसकी, और खास तौर पे जिसमें ये कमीशन बना, जिसमें शोर उठा, मीडिया ने शोर किया, हमने शोर किया, वो ये था कि जब इनके लोगों पे इल्जाम लगा और उस बंदे ने इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि हमसे पैसे मांगे गए, हमसे हिस्सा मांगा गया है, शेयर मांगा गया है, उस पर कहा गया कि इन्वेस्टिगेट करो। अब उस इन्वेस्टिगेशन को इतना दूर ले जाओ तो भाई इस मुल्क में बहुत सारे कमीशन ऑलरेडी थे, अब सब कुछ करो। मेमो स्कैंडल का भी एक केस बना था, किधर गया? लगता था सारा पाकिस्तान स्टेट पे आ गया है, पाकिस्तान पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान को क़यामत आ गई, किधर गया? इसी तरह पनामा के अंदर 400 कंपनियों के नाम थे या 300 कंपनियों के नाम थे, किधर गई वो कंपनी, किधर गए वो केस? आज आप दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाना चाहते हो इसलिए कि आपके अपने लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, आपके अपने लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं, उनको कमीशन देने का उन पर इल्जाम है। हमारे केसेस चलाओ, उन्हें कोई इल्जाम नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। इस कमीशन को जो तुम डालना चाहते हो उसमें 1947 से लेकर आज तक डाल दो, लेकिन जिस काम के ऊपर, यही बात हमने शुगर कमीशन में कही कि जो करंट इशू है उसको पीछे मत डालो, इसके लिए सेपरेट कमीशन बनाओ, जो तहकीकात करानी है करा लो, लेकिन जो मामला इस वक्त जेर बहस है उसके लिए एक न्यूट्रल कमीशन बने और एक से ज्यादा जज साहबान को बने, वरना इसको कोई नहीं मानेगा। और इलेक्शन कमीशन में इन्होंने यही किया, यानी जब ये खुद फंस गए और उन फंडिंग केस के अंदर जब पीटीआई सारा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर बैठी, रियासती ताकत इस्तेमाल कर बैठी, 2.5 साल से अपनी हुकूमत इस्तेमाल कर बैठी, अब जब अपोजिशन खड़ी हो गई और हमने जाके इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब खाबे फंगोल से बाहर निकले, फिर ये केस सुने, तो एक फरमाइशी पिटीशन आ गई कि जी पीपल्स पार्टी में भी इल्जाम, क्या इल्जाम है? कोई इल्जाम नहीं, कोई साथ डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है। मुस्लिम लीग में भी इल्जाम है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत नहीं है। हाँ, फलां बंदे ने फलां टेलीविजन शो में कहा था, फलां अखबार के अंदर किसी आर्टिकल में किसी ने बंदे ने ये बात लिखी थी, भाई आपने वो हम पे इल्जाम लगाए, हमने जवाब दे दिया और भी देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे इल्जाम लगाए, हम और उसका भी जवाब देंगे वो। लेकिन आपका केस तो आपके घर के बेटी ने सबूतों के साथ, अकाउंट नंबरों के साथ, तफसीलात के साथ दिया हुआ है। अब उस मामले को लंबे चक्कर में डालने के लिए जी इनका भी इंतजाम करें। भाई हम हाजिर हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो ब्रॉडशीट का इशू है, जिस मामले को एजिटेट किया गया था उसको सेपरेट रखें,
बाकी इश्यूज के ऊपर अब सारे पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ करना चाहते हैं, इंक्वायरी कराना चाहते हैं, कराए। हम हर मामले को भुगतने को तैयार हैं, लेकिन यूं आपको ये केस गंदला नहीं करने देंगे। और जस्टिस अहमद सईद साहब से, रिटायर्ड जज साहब से मेरी गुजारिश होगी, उनके लिए भी और इस मुल्क के इंसाफ के तकाजों के लिए भी ये बेहतर होगा कि वो हुकूमत के फाशिस्ट रवैयों का हिस्सा न बने। उनके ऊपर इल्जाम हो गया, इतराज हो गया है, ये इंसाफ। देखिए, अभी तो हमने अदम एतमाद का सिर्फ नाम दिया है, एक तजवीज आई है, अभी डिस्कस नहीं हुई। अभी इसका फैसला पीडीएफ ने करना है, तो उसके असरात सामने आने हैं। कुछ दीदा और कुछ नादीदा हाथ जो है वो अटक गए। क्रैक्स हुकूमत के अंदर वाजे हो गए, एमपीएस सामने आ गए, एमएनए सामने आ गए। 3.25 साल से जो एमएनए करा रहे थे, आज वजीर आजम साहब उनको बुला बुला के मिल रहे हैं और 50-50 करोड़ रुपए की ग्रांटें दी जा रही है। और वजाहत करने वाले कहते हैं कि जी इनको कैश तो नहीं दिया जा रहा ना, तो इनसे पहलों को कैश दिया जाता था। यही था जिसपे इतराज था आपको। खान साहब कहते थे कि ये करप्शन का सबसे बड़ा रास्ता है, ये जो एमएनए एमपीएस को ग्रांट दी जाती है डेवलपमेंट, ये खान साहब और उनकी पूरी जमात शोर करती थी। आज खुद उस पर यू टर्न लेके वो सारा असूल से निगरान कर बैठे हैं। और हमारे दोस्तों को भी इन्होंने हमारी जमातों के अंदर भी डर लगाने की कोशिश करेंगे। ये पुराना वतीरा है इनका। हमने कहा था ना कि इनका कोई असूल नहीं है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन से पहले जिस जमात के अंदर भी किसी किरदार का बंदा है, अगर इनको ज्वाइन कर सकता है और 4 वोट ले सकता है तो उसको ज्वाइन करा लिया। इसी तरह आज भी अपने सारे असूलों से निगरान करके ये लोगों को अप्रोच करेंगे, लेकिन अब इससे चीजें रुक नहीं सकती। ना इनकी जमात के अंदर क्रैक भरे जाएंगे, ना इनकी हुकूमत की जो गिरने का अमल है वो रुक सकेगा। अब ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन कौम देख रही है कि अपना कोई असूल, कोई वादा, कोई ऐसा असलूब नहीं रहा जिसपे इन्होंने यू टर्न नहीं लिया। ये सबसे बड़े नकात थे इन डेवलपमेंट ग्रांट्स के। आज उसका भी हाल आपके सामने है और ये भी तारीख है। जिसने अपनी जमात को छोड़ा है, अपनी जमात की पीठ में छुरा घोंपा है, पीपल्स पार्टी का तो ये खास तौर पर माजी है, फिर वो तारीख में मिसाल बना है, इंशाल्लाह मिसाल बना है। एक बात बताइए कि गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, गवर्नमेंट की हमें नजर भी आती है पॉलिसी। अपोजिशन को क्या हुआ, जिस स्पीड के साथ पीडीएम आगे आई थी, सर्दियों की वजह से ठंड पड़ गई या अपने दरमियान भी जो चीजें टीवी चैनल पर चल रही है वो भी हकीकत है। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि कोई ठंड नहीं पड़ी, हम अपनी जगह अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज्यादा फॉग के दिन आ गए, ठंड बहुत ज्यादा हो गई। आप खुद जानते हैं, आप तो फील्ड में काम करने वाले लोग, दिन में टोटल टाइम जो होता है ना वो 4-6 घंटे का बाकी रह गया, बाकी मुश्किल हो गया। हमारे जन से लोग घंटों पे मुहित, दिनों पे मुहित होते हैं। अगर उसमें कोई करेक्शन की जाए तो वो गलत नहीं हो, बट हदफ भी हो अपनी जगह कायम रहे और रास्ता भी अपनी जगह कायम रहे। अब सवाल यह है कि हमारे दरमियान क्या हो गया, जो चीज थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इनकी बात समझने की, जिस चीज को मिसाल बनाया जा रहा है कि जी ठंड पड़ गई, ये हो गया वो। पहली बात तो यह है कि पीडीएम जिस मीटिंग में बनाएगी और जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर बनाएगी वो 26 पॉइंट्स की एक यादाश्त है, इसमें 11 जमातों के दस्तखत। उसके बाद मुख्तलिफ अजलासों के अंदर होने वाले जो इलामी हैं उनमें भी दस्तखत किए गए हैं। लेकिन उन 26 पॉइंट्स में ये बात तय है, एक्शन पॉइंट तो भी तय है कि हम जलसे करेंगे, क्रूज करेंगे, बाकी बातें लिखी है कि हुकूमत को क्यों भेजना है और आप इस हुकूमत को भेजे बगैर गुजारा नहीं है, तो कैसे भेजेंगे। हम राय बात करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, असेंबलियों के अंदर और बाहर उनको टफ टाइम देंगे, नैब के अंदर और अदालतों के अंदर उनके केसेस लेके जाएंगे, अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और मुनासिब वक्त पर जरूरत हुई तो इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये बात आज भी कायम है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा। इस्तीफों का मामला उठा के पहले तो पता नहीं कैसे कैसा खेला गया, इस्तीफे दो। और मीडिया के अंदर भी ये सवाल उठने शुरू कर दी क्यों इस्तीफे नहीं दे। तो हमने पहले दिन कहा था कि इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है, हमारे उस एक्शन पॉइंट्स के मुताबिक भी वो आखिरी पॉइंट है। और हमने कहा था कि ये एटम बम है, यकीनन वो आखिरी इशू है, आखिरी हथियार आप आखिर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई नया मुतालबा हम नहीं कर रहे कि अदम एतमाद की तहरीक जो है। हमारे जलसे चल रहे हैं, 9 तारीख को हैदराबाद में है, उसके बाद सियालकोट में है, फिर हमारा सरगोजा में है, फिर फैसलाबाद में है, इस तरह
और राय अमान को साथ लेके चलना बहरहाल जरूरी है। लेकिन ये याद रखिए कि इस्तीफों का वजह कुछ हमारे दोस्तों ने ये बहस कर दी। मीडिया में ये होता है ना कि किसी एक से मैंने बात कर दी, आप इस पे खेलना शुरू हो गई, शाम के प्रोग्रामों में होगा यदि कायरा ने ये कहा तो उसके भरोसे हमारा कोई दूसरी जमात का साथी वो कोई तल्ख बात कर दे तो मेरी तरफ से कोई तल्ख तो एक डिबेट छिड़ जाएगी। एक डिबेट छेड़ दी गई कि जी सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक करना, और सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक करने का तरीका यह है कि बाई इलेक्शन को भी हिस्सा न लो और इस्तीफे दे दो। हमने अपने साथियों को कहा कि हमारा तजर्बा ज्यादा है आपसे मार करने का, हमने इस रियासत के खिलाफ जो रियासती ताकतों के खिलाफ लड़ा है उनके अधिकारों को जानते हैं। तो ये इस तरह इलेक्शन नहीं रुकेगा टेक्निकली। लेकिन उस वक्त ये बात तस्लीम ना की गई और हमने कहा कि हम अपनी सीईसी में मुशावरत करेंगे। फिर आपके पास हमने सीईसी की मीटिंग कॉल की, उसमें मुशावरत करने के बाद जब आके हमने पीडीएम की सरबराही मीटिंग में अपना टेक्निकल और पॉलिटिकल मौकफ सामने रखा तो हमारे सारे दोस्तों ने, हम उनकी शुक्रिया अदा करेंगे, सब जमातों ने उस पर इत्तेफाक किया कि पीपल्स पार्टी का मौकफ बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है और हमें बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और हमें सेनेट में भी हिस्सा लेना चाहिए। उसमें इस्तीफों का मामला उस वक्त रुका, इल्जाम पीपल्स पार्टी पे आ गया, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देना चाहती, हम अपनी जगह खड़े। फिर आया इलेक्शन कमीशन के बाहर, हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर, हम एहतजाज में गए। इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हमने पूरे पाकिस्तान को कॉल नहीं दी। नंबर एक, वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं, वो इमरान खान के खिलाफ एहतजाज नहीं, वो इस मुल्क के ताकतवरों के खिलाफ एहतजाज नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था। इलेक्शन कमीशन के किस बात के खिलाफ था कि हमारे केसेस भी सुनो, बाकियों को भी सुनो, लेकिन ये 6 साल से दबाया हुआ केस, इसको सर्द खाने से निकालो। तो उसमें हमने सिर्फ अपनी एक दलील के अहदेदारों को बुलाया, बाकी जमातों ने भी ऐसा किया। वहां पे एक हैंडसम नंबर था, लेकिन उसको ये तासर दिया गया कि जिस तरह जलसे फेल हो गया, वो जलसा था ही नहीं। वो एक एहतजाजी काल थी जहां पे हमने एक यादाश्त दे दी थी लीडरशिप ने, वहां मीडिया के जरिए कौम से लोगों से मुखातिब होके उसके बाद वो यादाश्त थी, उसको कहा गया कि वहां तो लोग ही नहीं आए, वो तो फेल हो गया, वो तो जलसा नहीं था, वो माजी के जलसे बड़े थे, उसको जलसा बनाया गया। जलसे में तो कम से कम पूरे सूबे के लोग आते हैं, बाकी डिवीजनों के लोग आते हैं, और जब लॉन्ग मार्च होगा तो पूरे मुल्क से लोग आएंगे। जब वो जलसे होंगे तो पूरा मुल्क इस्लामाबाद पहुंचेगा और फिर जो कहते हैं ना कि हम उनको वेलकम करेंगे, उनकी हवाइयां उड़ी होगी। तो ये गुजारिश है कि इसमें कोई कमी नहीं है, पीडीएम में कोई सुस्ती नहीं होगी। हाँ, हमने जो कहा कि जी अदम एतमाद की तहरीक हमारे पॉइंट्स का हिस्सा है, हम अपने साथियों के साथ पीडीएम में बैठेंगे, वहां बैठकर अपना नुक्ता नजर उनको बताएंगे और हमें उम्मीद है कि हम उनको अपने नुक्ता नजर पे करेंगे। ऐसा भी बताइए कि जो नुक्ता नजर की आप बात कर रहे हैं, जब से पीडीएम तहरीक का आगाज हुआ है, जो नुक्ता नजर है ये तमाम तर पीपल्स पार्टी का माना जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से रुख मोड़ी जा रही है, जो भी बात हो चाहे सेनेट इंतखाबात ले लें, असेंबली इंतखाबात ले लें, लॉन्ग मार्च की वेन्यू का बात कर लें, जो भी बात हम कर लें, सारी मिसालें जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से जनरेट होती हैं और पीपल्स पार्टी रास्ता बताती है पीडीएम को। तो क्या ये मान लिया जाए कि मौलाना फजल रहमान की जो सरबराही है वो सबसे मुताबिक की है, एक्चुअली आसिफ अली जरदारी इज द राइट पर्सन कॉलिंग द शॉट्स? देखिए, हमने मौलाना को हमारे सरबराह है, हमें उनको बड़ा एतमाद है, सब कुछ है। सवाल ये है कि अगर कोई फैसला बैठ के मुशावरत में हो गया और आप उसके बाद में देखते हैं कि फैसला तो दुरुस्त हुआ लेकिन कुछ इसके इम्प्लीकेशन उनको देख लिया जाए, तो उसमें कौन सी खराबी है। सेनेट के इलेक्शन में कोई हमारा इसरार नहीं था, हमारे लॉजिकल आर्गूमेंट को, हमारे लीगल आर्गूमेंट को माना गया कि ये बात दुरुस्त कर रहे हैं और सारी जमातों ने माना, उसमें कोई मजबूरी नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी ने बाकियों को ब्लैकमेल नहीं करके बनवाया। हमने बाय इलेक्शन के अंदर अपनी जमातों को, अपने दोस्तों को कायल किया, आज भी हम उनको कायल करेंगे। और जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च में तो हम खड़े हैं, लॉन्ग मार्च होगा, अगर उससे आगे जाने का वक्त है वो भी होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च का रुख किधर होगा? ये तो इस्लामाबाद का रुख था जी, उसके रुख को एक ऑप्शन के तौर पर मौलाना ने कहा कि ये भी आप पीडीएम बैठ के फैसला करेंगी कि रुख किधर होना है। हमने तो उस पर आज भी नहीं कहा, हमने कहा जब वक्त आएगा तो देख लेंगे, लेकिन हमारा मकसद उसमें यह है कि इस वक्त हमारा हदफ है हुकूमत,
हम कह रहे हैं इस हुकूमत को जाना चाहिए, हम कह रहे हैं नए इंतखाब होने चाहिए, हम कह रहे हैं कि ये फाशिस्ट हुकूमत है, इनके पीछे बैठी कुत्तों को भी अपने सबक सीखने चाहिए, लेकिन फोकस तो इन पे है ना। तो वो उनकी अलामत कहाँ है? तो इस्लामाबाद है, ज्यादा इस्लामाबाद जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई रास्ता आएगा, कोई हमारे दोस्त राय देंगे तो उस पर बैठ के बहस कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने कब कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो पीपल्स पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि इस मुल्क के ताकतवरों के खिलाफ, इस मुल्क में आमराना हुकूमतों के खिलाफ, इस मुल्क में गैर जमहूरी रवैयों के खिलाफ, इस मुल्क की रियासती ताकत के खिलाफ लड़ने का, उससे मार खाने का और उससे रास्ते निकालने का और अपने आप को बचा कर रखने का पीपल्स पार्टी को ज्यादा तजर्बा है। ये बात हम कर रहे हैं। इससे ज्यादा रहेगा कि आज इमरान खान ने सहवाल में एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि पीटीआई सऊदियों के अनवार में उनके लोगों ने पूरे मुल्क में कब्जे किए, उसको मैं छुड़वाऊंगा, पूरा मुल्क कब्जे में कर लिया। तो उनको पिछले एतवार से बाहर निकल आना चाहिए ना। ठीक है, पिछले एतवार के काम तो ठीक करे, अपने एतवार में भी तो बता देना कुछ इन्होंने किया हो, यानी कौन सा काम ठीक किया। तो करप्शन का ही खात्मा कर लेते, ट्रैफिक का निजाम बेहतर कर लेते, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर लेते, लोकल पार्टी से इलेक्शन करा देते, इस मुल्क में लोगों को रोजगार दे देते, महंगाई कंट्रोल कर लेते। क्या किया? अपना भी तो करके दिखाओ भाई। अगर आपकी पोर्ट के ऊपर कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट का माल रुका रहा, लोगों के ऑर्डर आपके पास पड़े रहे और अचानक आपके जब बेहतरी आई और आपकी तफसील ज्यादा हुई, अच्छा अल्लाह करे पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की करे, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो, लेकिन उसमें आपका अगर रेवेन्यू बढ़ा तो आपने ढोल बजाने शुरू कर दी और कौम को चीट किया। यही इसका स्टाइल है और आज भी यही कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि माजी में जो कुछ हुआ वो कौम के सामने है, तो भाई आप उसको ठीक करो। ये जो कहते हैं हम जी वो इसलिए हमारे दौर में जो करते थे ये उससे 2 सालों में उससे डबल कर दिए और कहते क्या कि जी ये वो पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे हम तो वो अदा कर रहे हैं, तो इनके बाद आने वाली हुकूमत क्या करेगी? ये अपने कर्जे अदा करके जाएंगे क्या? एक मिनट, ये अपने कर्जे अदा करके जाएंगे क्या? ये माजी में भी ऐसा ही होता था कि जो आने वाली हुकूमत होती है वो माजी का जो बैगेज होता है, माजी का जो आपका बर्डन होता है, माजी के जो आपकी लायबिलिटीज होती है वो पे करती है, उसका जो क्रेडिट होता है वो भी लेती है। अगर इमरान खान साहब आज अपने इनके जो मेंबर्स हैं या इनके जो एमएनएज हैं या इनके जो वजीर हैं वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगा रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? वो माजी की हुकूमतों के प्रोजेक्ट है जिसपे तख्तियां लगा रहे हैं, वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो जो लायबिलिटी है वो भी ऐसे ही है। ये जो कर्जे डबल कर रहे हैं और उससे आप ट्रिपल करेंगे तो उसको कौन पे करेगा? इमरान खान साहब पे करेंगे, ये करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौम को भूल भुलैयों में डालने का इशू। सेनेट के इलेक्शन में वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में क्या होगी कि मुंगली को सपोर्ट करेंगे या अपना उम्मीदवार देंगे। दोनों पंजाब कल मिले हैं वज़ीर आज़म से और वज़ीर आज़म के जिम्मे लगाया कि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मुंगली के साथ, तो उनके एमपी बहुत बड़े। ये सारा रवैया इसको किस तरह से आप देखें टाइमी होता रहते हैं? पहली बात तो यह है जी कि पीपल्स पार्टी अपना जो फैसला करेगी कमेटी में बैठ कर जो पार्टी की होगी, जो चेयरमैन साहब और बाकी दोस्त बैठेंगे सारे उसमें फैसला करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं उसके बारे में कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हो गया कि हमारी पॉलिसी क्या हो। अच्छा दायरा साहब, छोटी सी सवाल करता हूँ, जहाँ तक तलब गवर्नर साहब का है, गवर्नर साहब को ये काम नहीं करना चाहिए, उनको इस तरह की टास्किंग में नहीं जाना चाहिए, उनको पोलिटिकल इशू में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात तो फिर मैं वही कहूंगा ना भट्टी साहब कि ये कौम इनकी शक्ल तो देखे ना। ये कहते थे जी कि लोग वफादारियां तब्दील करते हैं, लोग मुनाफे कमाते हैं, लोग पैसे लेते हैं हुकूमतों से, खरीदो फरोख्त होती है, तो ये क्या कर रहे हैं? कोई काम बाकी रह गया है? एक ये रह गया था कि लोगों की वफादारियां तब्दील कराना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, तो यही काम हो रहा है ना। अगर कुछ लोगों से अप्रोच किया जा रहा है या लोगों को तोड़ दिया जाता है तो इवन देन काम तो वही हो रहा है ना जिसको आज तक मुखालफत करते रहे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेट के इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी पोजीशन जो है जो हक़ाइक़ के मुताबिक है, इंशाल्लाह हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप जमा खाता रखिए। आप पे तो वैसे ही डूबने के दिन है। आज चीफ मिनिस्टर साहब को याद आया कि ये एमपीएस मेरे दस्तों बाजू है, 2.5 साल तक तो याद नहीं आया। ये तो हमारी अदम एतमाद की एक काल थी ना, अभी तहरीक नहीं बनी। वजीर आजम साहब 50-50 करोड़ के फंड देने शुरू हो गए, एमएनएस को नखरे उठाने शुरू हो गए, उनको मिलना शुरू हो गए और इत्तेहादियों को भी चले थोड़ा सा जाके उनको भी कोई वजन महसूस हुआ, उनके घर भी जाके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर ली। बाकी जगहों पे भी, कराची में भी इनके लोगों ने जाके उनको खैरियत दरियाफ्त की है। तो
आखिर कुछ तो है। शेखर साहब बिलावल कहते थे कि जनवरी में हुकूमत खत्म हो गई, जनवरी में सिर्फ 2 दिन रह गए। सर देखिए, हमारा 31 तारीख तक का फैसला था, 31 तारीख तक हम इस हुकूमत को मुस्ताफी होने का कह रहे हैं। उसके बाद हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम आइंदा का लाएमंद तय करेंगे। ये टारगेट पर्टिकुलर जरूर होते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये हम बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ, मैं रोज तक रीड करता हूँ, अल्लाह करे ये हुकूमत कल चली जाए, जितनी जल्दी मुमकिन हो। इससे मुल्क में जान सकते, बट डजंट मीन कि वो कल ही है। उसके लिए धारक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने मिल के जो ऐलान किया था, जो हमारा मेन प्रॉब्लम था, वो आपके सामने है। साहब ये बताइएगा कि आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं, अगर फैसला हो जाता है कि पिंडी जाना है तो आपका देखिए, पहली गुजारिश तो यह है, इसलिए जो पिंडी बहुत होता है ना, ये कुछ साथियों को ये ख्याल रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी जिस बुनियाद पे बनी थी ना, वो ये थी कि इस मुल्क के अंदर आम आदमी को उसका तशख्खुस मिले, उसके हकूक मिले, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, और इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल बंद हो। हम फौजी हाकमियत के हमेशा खिलाफ रहे, फौज के नहीं, दिफा के नहीं, दिफाई इदारे के नहीं। उसके अंदर बैठे वो कुछ लोगों की जो सोच थी, जो पॉलिटिक्स की हद तक थी, उसमें मुदाखलत की सबसे बड़ी मुखालफ तो थे ही हम पहले दिन से, तो हमें कौन सा मसला है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपना फोकस मिस ना करें, जो फोकस है उस पर रहें। तारा साहब, आपने भी बात की चीजों फरोख्त की, हमने माजी में भी देखा, जब भी दबा रहे हैं ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत पर जान लगाती है और हॉर्स रेटिंग का। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान तरीके साहब ने जो ऑफर किए हैं, बल्कि वो कानून साजी की तरफ भी जा रहे हैं, ये शो ऑफ हैंड के जरिए जो है, लेकिन ऑपोजिशन में इस मामले की मुखालफत करती नजर आ रही है, क्यों? देखिए, सवाल ये है कि कल कुछ प्रिंसिपल है ना डेमोक्रेसी, कुछ प्रिंसिपल्स पे चलना होगा। कल अगर ये कहा जाए कि लोकल पार्टीज के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होने चाहिए, कल ये कहा जाए कि अब कौमी असेंबली के इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड से होने चाहिए, ये ओपन बैलेट से होने चाहिए, या प्रेस क्लब के होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, या बार काउंसिल के इलेक्शन ओपन होने चाहिए, तो ये मुनासिब है। बजाय इसके कि आप बुराई को पकड़े, बुराई इसके बजाय इसके कि आप जो असल जड़ है खराबी की, उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप उस बुराई को अडॉप्ट करके खुद मुसम्मा बुराई बनना चाहते, ये तो कोई तरीका नहीं। थैंक यू।